तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा जो 6 सितंबर 2026 का लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके हवाले से आज हमारा मॉक एग्जाम नंबर 7 है। एक बात मैं फिर बता दूं, एक फॉर्मूला फॉर सक्सेस मैं बता दूं, 100% सक्सेस वो ये है कि एक तो आप मास्टर क्लास जो सारी की सारी है कंप्लीट उसको रिवाइज कर लें। लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को देखें। मास्टर क्लास में क्या किया हुआ है कि जितना भी करिकुलम है जो कि आप ये 2026 के लिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, सिलेबस है या करिकुलम है, वो सारे का सारा 10-11 घंटे के लेक्चर्स के अंदर सारा कवर्ड है। ये काम नहीं किया हुआ कि 2.5-3 घंटे के लेक्चर्स के अंदर टोटल जो है ना 50 MCQs करवाए हैं, ये नहीं है। बल्कि A to G GK का, इंग्लिश का, इस्लामिक स्टडीज का, पाकिस्तान स्टडीज का, मैथमेटिक्स का कंप्लीट करिकुलम उसके अंदर रिवाइज है। एक तो मास्टर क्लास को कवर करें, सेकेंडली लाइव क्लासेस के ऊपर तो फोकस रखें, लेकिन मॉक्स और मास्टर क्लास को जो स्टूडेंट बड़े डिटेल में समझ के कर लेगा, आई गारंटी देम कि अगर तो वो समझ के करता है तो फिर वो इंशाल्लाह पूरे पूरे मार्क्स ले सकता है इसके अंदर। बाकी आप सब जानते हैं, हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, उन पे वर्किंग करें। एसेज एंड स्टेटमेंट्स के हवाले से भी जो 6 सितंबर के मैंने आपको गाइड कर दिया है कि क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनको भी देखें, प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर, ताकि आप इंशाल्लाह जो है अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो कर सके। और स्टार्ट करते हैं अब हम आज का मॉक। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की है वो लाइव क्लास में आ जाएं, ताकि चीजें जो है ना वो उन तक पहुंचती रहें और वो चीजों को देखें। रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने की और होता है, और लाइव सेशन के और ज्वाइन करना और वहां पे क्लासेस को लाइव लेना डेफिनेटली वो ज्यादा अफाका देती हैं, आपको ज्यादा फायदा देती हैं, और 100% जो है ना वो आप जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। इसको कह रहा है ऑलिव ब्रांच जो है ना यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के अंदर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। द ऑलिव ब्रांच इन द यूएन फ्लैग रिप्रेजेंट्स। तो यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के अंदर जो उनका एम्बेलम है उसके अंदर एक वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप को सराउंड किया हुआ ऑलिव ब्रांच से। ये जो अभी प्रीवियस लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ वहां पे क्वेश्चन आया था कि जो यूएन का फ्लैग है उसके अंदर क्या है, ऑलिव ब्रांचेस के बीच में क्या। तो ऑलिव ब्रांचेस के बीच में वर्ल्ड मैप है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऑलिव ब्रांच किस चीज की नुमाइंदगी कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ऑलिव ब्रांच जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करती है। यूएन के सिंबल में या एम्बलम में जो ऑलिव ट्री की ब्रांचेस हैं वो पीस को, ट्रेडिशनल पीस है वो, ट्रेडिशनल सिंबल है वो किसका, पीस का, पीस सिंबल है, ट्रेडिशनल पीस सिंबल है वो। What kind of nuclear reaction occurs on the surface of the sun? सरफेस ऑफ द सन के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जिसके अंदर छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं। यही वजह है कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। सन की से इतनी ज्यादा जो है वो हीट एनर्जी जो है वो इमिट हो रही है कि जो प्लैनेट्स के ऊपर भी लाइफ को, एंड स्पेसिफिकली अर्थ के ऊपर लाइफ को जो है वो पॉसिबल बनाती है। द यूरोपियन यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव और वर्किंग कैपिटल इन द सिटी ऑफ। बेसिकली ईयू का हेडक्वार्टर ही पूछा गया है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर वर्डिंग जो है वो मैंने जानबूझ के ट्रिकी की है, क्योंकि आप एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ईयू का, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर्स है या जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव या वर्किंग कैपिटल है, इट इज इन द सिटी ऑफ ब्रसल्स। ठीक है, ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम का सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा कि ईयू का जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, और ब्रसल्स जो है वो बेल्जियम का सिटी है। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन इज, वो कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी वहां पर डेमोक्रेसी है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, और उसकी दुनिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया का, वो हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया है, और वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कौन सा है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी मुल्क जो है जहां पे जमहूरियत है। तो द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज इंडिया। एंड इनफैक्ट दुनिया का भी सबसे मोस्ट जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो भी इंडिया ही है। इत्तेहाद एयरवेज इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। इत्तेहाद एयरवेज जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है वो नेशनल एयरलाइन है। जैसे पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन PIA है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसी तरीके से UAE की इत्तेहाद है। आगे चलेंगे। विच कंट्री इज फेमसली नोन एज द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन। लैंड ऑफ द मिड नाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है
कि समटाइम्स सन जो है इट स्टेज अबव द होराइजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है इसको कहा जाता है, और गर्मियों में कई दफा वहां पर रात में भी रोशनी रहती है। सो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। और अगर लैंड ऑफ द राइजिंग सन आता, लैंड ऑफ द राइजिंग सन आता तो वो जापान को कहते हैं। कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन का क्वेश्चन भी लॉ के प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। हाउ मेनी कैरेट्स इज 100% प्योर गोल्ड? 100% प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट्स होता है। आमतौर पे जब हम ज्वेलर शॉप से गोल्ड बाय करते हैं वो हमें कॉस्ट तो पैसे तो वो 24 कैरेट के लगा रहा होता है, लेकिन 22 कैरेट्स का यूजली जो है ना वो गोल्ड जो है वो अवेलेबल होता है, वही मोल्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो बहरहाल जो 100% प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट्स होता है, या उर्दू में कहेंगे कि 24 कैरात होता है। लिस्बन इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का कैपिटल है, पुर्तगीज का या पुर्तगाल का जो कैपिटल सिटी है वो लिस्बन जो है वो कहलाता है। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन विच ईयर? अब इन इटसेल्फ सवाल के अंदर एक सवाल है जो कि एग्जाम में आता रहा है। सो लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर ये आया हुआ है कि अमेरिका किसने डिस्कवर किया है? सो अमेरिका डिस्कवर किया है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और कब डिस्कवर किया है उसने? अमेरिका उसने 1492 में डिस्कवर किया है। एंड ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस बेसिकली डिस्कवर किसको करने निकला था? अमेरिका तो उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था, वो तो सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करने निकला था। यही वजह है कि उसने नेटिव अमेरिकन को रेड इंडियंस का नाम दिया था। तो उसने नेटिव अमेरिकन को रेड इंडियंस का जो नाम दिया है वो इसी वजह से दिया है, रेड इंडियंस का नाम उसने, कि वो बेसिकली समझा कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूं, तो रेड इंडियंस का उसने नाम दिया था उनको। डिस्कवर वो इंडिया करने निकला था। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सी रूट टू इंडिया किसने डिस्कवर किया है, ये भी लैड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो वो वास्को डे गामा ने सी रूट टू इंडिया जब डिस्कवर किया था। आबिदा परवीन इज अ वर्ल्ड रिनोन्ड फोक एंड सूफी सिंगर फ्रॉम विच कंट्री? आबिदा परवीन का ताल्लुक कहां से है? आबिदा परवीन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आबिदा परवीन जो टाइप ऑफ म्यूजिक जो है सिंग करती हैं वो क्या है? सो शी इज अ सूफी और अ फोक सिंगर। ठीक है, तो शी इज अ सूफी म्यूजिक आइकन है। और जो सूफी पोइट्री आप कह सकते हैं, जो सिंगिंग है वो उनका टाइप ऑफ सिंगिंग या उनका जो है वो एक्सपर्टीज है या उनकी महारत है। द नेशनल करेंसी ऑफ रशिया इज नोन एज? रशिया की जो नेशनल करेंसी है वो रूबल है। सो रूबल जो है वो उनकी नेशनल करेंसी है। एंड उनका कैपिटल जो है वो मॉस्को है। सो कैपिटल जो है वो उनका मॉस्को है। एरिया वाइज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मुल्क है। एरिया वाइज दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मुल्क है। सो मॉक सारे रिवाइज करते रहा करें, वन शॉट लेक्चर्स के साथ मॉक को रिवाइज किया करें, क्योंकि मेरी आदत है कि एक सवाल के साथ और भी इंफॉर्मेशन बता रहा होता हूँ जो लैट ओरिएंटेड है, तो आपको बड़ा हेल्प करेगी। तो विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज कॉमनली नोन एज मॉर्निंग स्टार? किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? सो वीनस को अगर आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप इसको कोई वीडियो देखती हैं या इंस्टाग्राम पे आपको इसकी रील देखते हैं, वो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से लोग जो है वीडियोस बनाते हैं और फिर जो है वो रील्स वगैरह पोस्ट करते हैं, तो वीनस जो है ना वो चमकता हुआ है, जैसे जैसे सितारा होता है। ठीक है, सो वीनस जो है ये वजह है कि उसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। एंड इवन वीनस को मॉर्निंग स्टार के साथ साथ इवनिंग स्टार भी इसका टाइटल है। सो कुछ साइंटिस्ट इवन इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। अच्छा, वीनस के हवाले से और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है। तो डिस्टेंस वाइज जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ से वो वीनस है। अच्छा, वीनस को ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है पेपर में, और आगे फिर एक्सपेक्टेडली आ सकता है इंशाल्लाह कि इसको ट्विन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो अर्थ के जैसा है, प्लस इसका जो फासला है सूरज से वो भी अर्थ के करीब तरीन है, तो इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी इस प्लैनेट को जो है वो कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। ठीक है, सो वीनस को क्या कहा जाता है? वीनस को जो है वो ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट टू द अर्थ है, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इसको इवनिंग स्टार प्लैनेट भी कहते हैं। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है वीनस से रिलेटेड कि सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। सो हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो भी वीनस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसेस ने इसको कवर किया हुआ है। सो गैसेस ने जो है ना वो इसको कवर किया हुआ है। सो मरकरी जो है, मरकरी क्लोजेस्ट टू सन है, लेकिन उसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट नहीं है, सबसे हॉटेस्ट नहीं है। क्लोजेस्ट टू सन होने के बावजूद वीनस का टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि इसको गैसेस ने कवर किया हुआ है। विच कंट्रीज नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ अ रेड
फिल्ड सर्कल ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। 3 से 4 मरतबा ये जापान से रेलेवेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। उसका कैपिटल भी पूछ लेते हैं, टोक्यो है, करेंसी जो है वो उसकी येन है। तो जापान का जो फ्लैग है ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो व्हाइट कलर का फ्लैग है उनका, और फ्लैग के अंदर जो है वो रेड कलर का जो है वो सर्कल है। जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दी ना कि उसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। सो लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सन जो है वो ओरिजिनेट होता है। जापान का जो नेशनल फ्लैग है, निसोकी कहते हैं इसको जापानीज लैंग्वेज में, ठीक है। ये व्हाइट रेक्टेंगुलर कलर का फ्लैग है और उसके बीच में रेड कलर का सर्कल जो है वो डिस्क जो है वो मेंशनड है उसके सेंटर में। सो जापान है। सामुल हक कुरैशी इज अ फेमस पाकिस्तानी प्लेयर एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। तो सामुल हक कुरैशी जो थे एक जमाने में पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रहे हैं। सो ही वाज अ टॉप टेनिस प्लेयर ऑफ पाकिस्तान अवाइल अगो, ठीक है, प्रोफेशनल प्लेयर थे। और ये इन्होंने ये पाकिस्तानी वो प्लेयर हैं कि जो कि ग्रैंड स्लैम के फाइनल्स में पहुंचे हैं। जो टेनिस के हाईएस्ट रैंकिंग टाइटल्स या टूर्नामेंट्स होते हैं ग्रैंड स्लैम के, उसके फाइनल के ये क्वालिफायर रहे हैं। शाहजो रिसालो इज द फेमस पोएटिक कंपाइलेशन ऑफ विच सिंधी सूफी पोएट। शाहजो रिसालो जो है वो किस फेमस सिंधी सूफी पोएट ने लिखा था? ये उनकी कंपाइलेशन है, उनकी जो बुक है, जो अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो है, अब्दुल लतीफ शाह भटाई या शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो है, ये एक सूफी पोइट हैं सिंधी लैंग्वेज के। और इनकी जो पोइटिक कंपाइलेशन है उसका नाम जो है ना वो शाह जो रिसालो है। सो शाह जो रिसालो जो है वो शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब की पोइटिक कंपाइलेशन है। ये क्वेश्चन 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अभी तक 2 मरतबा आ चुका है। एक दफा यह आया है कि जो सिंधी जुबान के सबसे मोस्ट फेमस पोइट है उनका नाम क्या है, तो वो शाह अब्दुल लतीफ भटाई है। और एक दफा अभी जो रिसेंट टेस्ट हुआ है वहां पर आया था कि शाह जो रिसालो जो है वो किसकी पोइटिक कंपाइलेशन है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज ऑफिशियली फाउंडेड इन विच ईयर। चाइना को हमसे 2 साल के बाद आजादी मिली है। तो चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1949। और मोजेदंग जो है, ठीक है, तो माओ जो है उनको इसका फाउंडर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उनका इसको फाउंडर कहा जाता है मौजूद को। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1 थायामीन प्राइमरीली कॉजेज विच डिजीज। विटामिन बी 1 की कमी की वजह से बेरी बेरी की डिजीज होती है। बेरी बेरी की डिजीज होती है विटामिन बी 1 की कमी की वजह से, या बी की कमी से स्कर्वी, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, याद रखिएगा। और अनीमिया जो है ये विटामिन बी 12 या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो रिकेट्स की बीमारी में बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की वजह से, बेरी बेरी की विटामिन बी की वजह से, स्कर्वी की विटामिन सी की वजह से, और अनीमिया यानी खून की कमी जो है वो आयरन या विटामिन बी 12 की कमी से होती है। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन द कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल+F इज यूज टू। कंट्रोल+F क्या करता है? अगर अभी भी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल+F प्रेस करूंगा तो जो सॉफ्टवेयर जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इवन इसके अंदर भी क्या होता है कि वो फाइंड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट लैंड एनिमल जो है वो चीता है। चीता जो है ना वो फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। और चीता जो है वो ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से इसका जो है ना वो ताल्लुक है। और करंटली ये अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट है। इससे पहले ये अमेरिका का 45th प्रेसिडेंट भी रहा है। तो मैं रीराइट कर देता हूँ, ऑटो शेप्स को बंद करके वो उसको शेप में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइम ये करंटली अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट है। और इससे पहले ये अमेरिका का पहले भी प्रेसिडेंट रहा है, 45th रहा है। इससे पहले जो बाइडेन था, जो बाइडेन से पहले फिर दोबारा जो था वो डोनाल्ड जे ट्रम्प था। जीके का सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। जीके के सेक्शन की आप साथ साथ मार्किंग करें, साथ साथ आप अपनी मार्किंग करते जाएं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है इंग्लिश का सेक्शन है। और इंग्लिश का सेक्शन का फर्स्ट हमारे पास जो है वो वर्ड है अपीज, जिसका हमने मीनिंग बताना है। तो पेपर में देख के आपने करना है। आजकल कंटेक्चुअल मीनिंग के अंदर भी जो है सेंटेंस के अंदर भी किसी वर्ड को हाईलाइट किया जाता है और उसका क्लोजेस्ट इन मीनिंग या ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी क्लोजेस्ट टू ऑपोजिट इन मीनिंग जो है वो पूछा जाता है।
तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग जब आपसे पूछेंगे तो आपसे मतलब पूछ रहे हैं, और जब आपसे क्लोजेस्ट ऑपोजिट पूछेंगे तो फिर आपसे एंटोनिम पूछेंगे। तो डिप्लोमेट ट्राई टू अपीज द एंग्री क्राउड विथ पीसफुल स्टेटमेंट। तो जो डिप्लोमेट है उसने ट्राई टू अपीज द एंग्री क्राउड विद पीसफुल स्टेटमेंट, विद अ पीसफुल स्टेटमेंट। अगर पीसफुल स्टेटमेंट उसने बोली है तो उसका मतलब है उसने क्या करने की कोशिश की है, काम डाउन करने की कोशिश की है ना, उसने काम डाउन करने की कोशिश की है क्राउड को, हजूम को उसने कंट्रोल करने की, उनको पैसिफाई करने की, उनको ठंडा करने की, उनके गुस्से को कम करने की कोशिश जो है वो की है। तो मैं क्या समझता हूँ कि सेंटेंस के अंदर मीनिंग जो ऑब्जेक्ट बताना आसान होता है अगर आप सेंटेंस को समझ लेते हैं, उसके किस कंटेक्स्ट में वो वर्ड यूज हो रहा है उसको अगर जो है वो आप समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। कंप्लीट करना है आपने सेंटेंस को विद अप्रोप्रिएट preposition. The candidate was fully acquitted dash all charges by the supreme court. कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इक्विटल दे दिया था। इक्विटेड ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, बरी हो जाना, बरी हो जाना। तो हायर कोर्ट ने उसको इक्विट कर दिया, ठीक है। तो इक्विट के साथ ऑफ लगता है, हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रेपोजिशन है। द कैंडिडेट वाज फुली इक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेज, ऑफ ऑल चार्जेस बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी उसके ऊपर जितने भी इल्जाम थे सबसे जो है वो बरी कर दिया। सिलेक्ट द वर्ड मोस्ट नियरली इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। अब ऑपोजिट बताना है, मोस्ट नियरली ऑपोजिट यानी एंटोनिम बताना है, तो दे के पेपर में करना है। अब एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है, मोस्ट नियरली ऑपोजिट मीनिंग, बच्चे जो है वो मीनिंग ढूंढते रहते हैं, तो नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग करना है। नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग का मतलब क्या है, उसका उलट बताना है। हर मेटिकुलस प्लानिंग इंश्योर्ड द सक्सेस ऑफ द मेजर इवेंट। उसकी जो मेटिकुलस प्लानिंग थी, मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड, थॉरो, बड़ा केयरफुल होकर कोई काम करना। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, केयरलेस, एंटोनिम बताना है ना इसका। तो ये जब इस तरह से वर्डिंग आई है ना एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम्स में कि नियरली ऑपोजिट मीनिंग बताएं, तो बच्चे सब में मीनिंग लगाते रहे। तो जहां पे ऑपोजिट मीनिंग है एंटोनिम, जहां पर मीनिंग है वहां पर सिर्फ मीनिंग। सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग, यानी जो इसके करीब तरीन है मीनिंग में, आप द हाईलाइटेड वर्ड। तो अब यहाँ पे मीनिंग बताऊंगा। द जज फाउंड द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द की विटनेस टू बी कंप्लीटली ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है ओरिजिनल, 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 जेन्युइन, रियल। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल, जेन्युइन। इसका ऑपोजिट क्या होगा, डूबियस, काउंटरफिट, ये इसके ऑपोजिट है। स्पूरियस, ये भी इसका ऑपोजिट है, फेक। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट preposition. शी इज हाईली प्रोफिशिएंट डैश मैनेजिंग कम्प्लेक्स लीगल डेटाबेस। आज मैंने वर्डिंग जानबूझ के ना पेपर में वो लीगल थोड़ी सी साथ यूज की है, जोड़ने की कोशिश की है, ऑल्दो इंसर्ट प्रेपोजिशन ही करना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इंग्लिश का सेक्शन ना आज आपको डिफिकल्ट लगे। पेपर पे भी यही होगा। लेट से जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडीज है, उर्दू है, मैथ्स है, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनमें क्या होता है कि इनमें एक या दो पोर्शन थोड़े से ट्रिकी आते हैं। तो शी इज हाईली प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट डैश मैनेजिंग कम्प्लेक्स लीगल डेटाबेस। शी इज एक्सपर्ट इन, तो एक्सपर्ट है ना, तो प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट के साथ इन लगता है, ठीक है। सो इज हाईली प्रोफिशिएंट इन मैनेजिंग कम्प्लेक्स लीगल डेटा बेसिस। सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। His frugal lifestyle allowed him to save a substantial amount of money. उसके frugal lifestyle ने उसको एक अच्छी खासी amount of money जो है वो बचा पाया अपने फ्रूगल लाइफस्टाइल की वजह से। तो देखो एक बात आप सब लोग याद रखें, वो ये है कि जो सेंटेंस की फॉर्म में मीनिंग होता है, तो सेंटेंस की फॉर्म में मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस की फॉर्म में मीनिंग जब भी गिवन होता है तो मेरा ख्याल है उसका मीनिंग या ऑपरेट बताना आसान है। देखें ये कह रहा है कि उसके फ्रूगल लाइफस्टाइल ने उसको पैसे बचा दिए। तो फ्रूगल का मतलब फिर क्या होगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा ना उसका मतलब। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, देखभाल के खर्च करना। लेकिन हमने इसका ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट होगा इसका एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है पैसों को जाया करना, एक्सेसिव स्पेंडिंग्स करना। सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। द इनएक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर मैनी टू बंजल द इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट। सो बंजल का मतलब क्या होता है, बंजल का मतलब होता है किसी काम को बुरे तरीके से सर अंजाम देना।
तो यहां पर उसका मीनिंग बनेगा मिस मैनेज करना या मिस मैनेजमेंट। लिखा हुआ है कि जो इनएक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटर था उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अरेंजमेंट जो है वो खराब हो गई है, मंजल हो गई है, नहीं मिस मैनेजमेंट हो गई है, मिस मैनेज हो गई है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकोमोडेट। अकोमोडेट में सी भी डबल होता है, वो भी इनफैक्ट डबल होता है, लेकिन अलग अलग आ रहा होता है, ACCOMMODATE। तो ये तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ACCOMMODAT। जी हाँ, ये करेक्ट है। तो ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा ट्रिकी होता है। रीजन क्या है कि सारे एक ही जैसे क्योंकि स्पेलिंग होते हैं लिखे हुए, तो गौर से देखना होगा। सिलेक्ट द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। ट्रांजिएंट का आपने ऑपोजिट बताना है। द कंपनी रिलीज अ ट्रांजिएंट रिपोर्ट बिफोर द ऑफिशियल ऑडिट। ऑफिशियल ऑडिट से पहले कंपनी ने एक ट्रांजिएंट रिपोर्ट जो है दी। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमानेंट, परमानेंट, क्योंकि नियरली ऑपोजिट मीनिंग करना है। तो ये समझ नहीं है स्टेटमेंट आपने एग्जाम में। प्रपोजिशन इंसर्ट करना है। You must strictly adhere dash the guidelines outlined in the legal syllabus. Strictly adhere, adhere के साथ हमेशा टू आता है, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो करना। adhere to मीन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे किस कौन सारी गाइडलाइन को जो कि आपको सिलेबस में दी गई हैं। Select the word closest in meaning to the highlighted word in the sentence. The lawyer made a cogent argument before the high court bench. cogent का मतलब होता है कन्विंसिंग, कंपेलिंग, यानी किसी की बात जो है इतनी कंपेलिंग हो, कन्विंसिंग हो कि जजेस या अगली पार्टी जो है वो कंपेल हो जाए, वो उसके साथ एग्री कर जाए। कंपेलिंग, कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, कंपेलिंग मींस कन्विंसिंग। Select the word most nearly opposite in meaning to the highlighted word in the sentence. His arrogant posture offended many of his colleagues during the meeting. पोस्चर होता है बैठने का स्टाइल। वो कह रहा है कि जो उसका एरोगेंट पोस्चर है बुरा लगा उसके बहुत सारे कोलीग्स को, उसके बहुत सारे साथियों को मीटिंग के दौरान, जिस वो एरोगेंट अंदाज में बैठा हुआ था। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर, कंसीटेड या हॉटी जो है वो इसका क्या बनते हैं, इसके मीनिंग बनते हैं। हमने इसका क्या बताना है, हमने ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो देख लिया करें सवाल में क्या मेंशन है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, हम्बल। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है आजिज, डाउन टू अर्थ। ठीक है, हम्बल का मतलब होता है डाउन टू अर्थ। कंप्लीट अ सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट preposition. द यंग ऑफिसर रिफ्रेन्ड डैश मेकिंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इंक्वायरी। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बाज आ जाना किसी चीज से, रुक जाना किसी चीज से। तो जो जवान ऑफिसर था उसने वो बाज आया रहा, कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट उसने इंक्वायरी के दौरान नहीं दी। डेफिनेटली वो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट भी जा सकती थी। Select the word most nearly opposite meaning to the highlighted word in the sentence. Unanimous का word है। The committee reached a unanimous decision regarding the institutional policy. Unanimous, unanimous का मतलब होता है एग्री हो जाना, एग्री हो जाना। हमने इसका क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। सो ऑपोजिट पूछ रहा है यहाँ पर एग्जामिनर हमसे किसका, यूनानिमस का। यूनानिमस का मतलब क्या होता है, एग्री हो जाना, एग्री हो जाना, रजामंद हो जाना, मुत्तफिक हो जाना। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इसका हो जाएगा डिवाइडेड। डिवाइडेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा। द मैनेजर प्रोमिस टू लुक डैश द मैटर इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है फौरी तौर पर। लुक इन टू द मैटर, लुक इन टू द मैटर का मतलब यह है कि वो इस इशू को देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्यों यह मसला हुआ है। द मैनेजर प्रॉमिस टू लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में पहले तो होता है मेन, MAIN, मेन हो गया। फिर होता है इसमें टेन, TEN, टेन। तो ये तो गलत है, TAN लिखा हुआ है, MANTEN, यहां तक तो ये ठीक है। ANCE ये पूरा ही ठीक है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि चीज को मेंटेन करना, कि चीज की सर्विस करना, देखभाल करना। द कैंडिडेट गेव अ कैंडिड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द एंट्रेंस इंटरव्यू। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताना है भाई। मीनिंग होता है इसका फ्रैंक, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, क्लियर, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, एक और अच्छा वर्ड इसके लिए आया मेरे जहन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं।
complete the sentence in the sentence with the appropriate word choice. The new tax law will go into dash starting next month. The new tax law will go into effect. Go into effect. ये जो इफेक्ट है ये क्या होता है, ये एज अ वर्ब यूज होता है, और ये इफेक्ट होता है इंप्लीमेंटेशन के लिए या एंड रिजल्ट के लिए। तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ई फॉर एंड और ई फॉर इफेक्ट, यानी एंड रिजल्ट, यानी लागू होगा। जो नया टैक्स लॉ है वो लागू होगा कब से, अगले महीने से, यानी इम्प्लीमेंट होगा ना। यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन के जुमरे में इस्तेमाल हो रहा है। सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। अब ऑपोजिट बताना है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, नापैद है, अब कोई उसको यूज नहीं करता, नो लॉन्गर इन यूज है। द सुप्रीम कोर्ट रिवोक द ऑब्सोलीट रेगुलेटरी पॉलिसी। रिवोक का मतलब होता है खत्म कर देना। सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक कर दिया ऑब्सोलीट रेगुलेटरी पॉलिसी को। ऑब्सोलीट का बहरहाल हमने क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो मतलब तो इसका क्या होता है, आउटडेटेड, आर्काइक, पुराना। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, मॉडर्न। और एक और इसका ऑपोजिट हो सकता है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का भी मतलब होता है मॉडर्न, नया, जदीद। Complete the sentence with the appropriate preposition. The auditing team insisted dash reviewing all submitted documentation. तो रिव्यू किसी चीज के ऊपर किया जाता है, तो इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, या जैसे इंसिस्ट के साथ अपॉन लगता है, तो यहाँ पर भी इंसिस्टेड है, तो इंसिस्टेड के साथ क्या आता है, ऑन आएगा ना। तो द ऑडिटिंग टीम इंसिस्टेड ऑन रिव्यूइंग ऑल सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने इस बात पे इंसिस्ट किया, जोर दिया कि जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराए हैं उनको हम एक दफा रिव्यू कर लें, एक दफा उन पर नजर दौड़ा लें। और यही काम आपने भी करना है। बिफोर सबमिटिंग योर लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर, रिव्यू योर चॉइसेस, देख लीजिएगा कोई सवाल खाली तो नहीं छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन आता था अटेम्प्ट ना कर पाए, और कहीं ऐसा तो नहीं किया आपने कि आपने क्या किया है कि आपने ऐसे या स्टेटमेंट में कोई चीज मिस कर दिया। तो रिव्यू करके पेपर सबमिट करवाना है। तो इंग्लिश का सेक्शन हुआ कंप्लीट, अपनी मार्किंग कीजिए। आगे चलते हैं, इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है। विच साहबी रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ुन्नुरैन, द ओनर ऑफ टू लाइट्स। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनकी पहले जो शादी है वो हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। और फिर इनकी जब हजरत रुकैया की डेथ हो गई, वो वफात पा गई, तो उसके बाद इनकी शादी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुई। तो ये वजह है कि सहाबी रसूल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन का टाइटल दिया गया, ऑफ टू लाइट्स का टाइटल जो है वो दिया गया। ठीक है। विच डे ऑफ द वीक इज रेफर टू एज सैयदुल अय्याम, द मास्टर ऑफ डेज इन इस्लाम। ये तो बहुत आसान है। आज का जो हमारा दिन है, जुम्मे का दिन, इसको सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार करार दिया गया, मास्टर ऑफ डेज करार दिया गया। द होली साइट, विच होली साइट इज रिकग्नाइज्ड द किबला अव्वल, फर्स्ट किबला ऑफ मुस्लिम्स। तो जब इस्लाम आया तो वाइले इस्लाम में मुसलमान बैतुल मकदस की तरफ या मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज करके, रुख करके नमाज अदा करते थे, अपनी प्रेयर जो थे वो परफॉर्म करते थे। तो मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। और फिर सेकंड हिजरी में हुक्म आया खाना काबा की तरफ जो है वो रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से। नमाज के दौरान ही फरिश्ता वही लेकर आया, उस नमाज के दौरान ही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जो है वो तब्दील कर लिया। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ, अल्लाह ऑलमाइटी क्रिएटेड एंजल्स फ्रॉम विच सब्सटेंस। एंजल्स को किससे बनाया गया? इंसान को तो मट्टी से बनाया गया ना, इंसान को, ह्यूमंस को तो क्ले से बनाया गया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लाइट से, रवायात में आता है यानी लाइट से यानी नूर से क्रिएट जो है वो किया है। बैतुल मामूर with the place where the angels continuously worship Allah is located directly above which earth location। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जो हेवंस के अंदर स्पेस है या प्लेस है वो बैतुल मामूर कहलाती है, और फरिश्ते वहां पर तवाफ करते हैं। 7वें आसमान के ऊपर है, 7th हेवन के ऊपर है या 7th स्काई के ऊपर है। सो ये होली काबा के बिल्कुल, खाना काबा के ऊपर की जो जगह है आसमानों में, वो बैतुल मामूर कहलाती है, और फरिश्ते वहां पर तवाफ करते हैं। द एट्रीब्यूट और नेम ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी अर्रहीम स्पेसिफिकली मीन्स। अर्रहीम का मतलब क्या है? द ऑल नोइंग नहीं, वो तो अल अलीम का मतलब है। अर्रहीम का मतलब है
द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट मर्सीफुल, सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। द एंजल्स डेजिग्नेटेड टू रिकॉर्ड द गुड एंड बैड डीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आर नोन एज, ठीक है, द एंजल्स डेजिग्नेटेड टू रिकॉर्ड गुड एंड बैड डीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग आर नोन एज। तो वो एंजल जो कि हमारे क्या लिखते हैं, हमारे अमाल लिखते हैं, वो एंजल जो हैं वो किरामन कातिबीन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो किरामन कातिबीन कहलाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड निसाब फॉर नंबर ऑफ गोट्स ऑन विच ज़कात बिकम्स ऑब्लिगेटरी। तो गोट्स के लिए ज़कात की क्या, ज़कात का क्या मिनिमम थ्रेश होल्ड है। तो मिनिमम ज़कात का जो थ्रेश होल्ड है बकरियों के लिए, गोट्स के लिए, वो 40 गोट्स है। अगर किसी के पास 40 शीप्स या गोट्स होंगी तो उसने एक शीप या गोट को एज अ ज़कात जो है वो देना है। तो 40 से लेके 120 बकरियां के बीच में एक गोट, यानी मिनिमम निसाब क्या है, 40 बकरियों का। हाउ मेनी टाइम्स डिड द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज इन हिज लाइफ। नबी इस्लाम ने अपनी जिंदगी में एक ही मरतबा हज किया, याद रखिएगा। हज प्रॉफिट इस्लाम ने एक ही मरतबा किया है, और उमरा जो है प्रॉफिट इस्लाम ने 4 मरतबा जो है वो अदा किया है। अकॉर्डिंग टू द हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, which action directly increases one's sustenance, risk and expands lifespan। हदीस के मुताबिक किस काम की वजह से, किस एक्शन की वजह से इंसान के रिस्क में और उसकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। सो वो है मेंटेनिंग ऑफ टाइज ऑफ किनशिप, सिला रहमी। तो सही बुखारी की हदीस है कि प्रॉफेट ने फरमाया कि जो तुम में से ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा किया जाए और उसकी उम्र में बरकत डाली जाए, यानी उसकी उम्र दराज हो, तो उसको चाहिए कि वो सुलह रहमी से पेश आए, सुलह रहमी का मुजाहरा करे, यानी रिश्ते नाते जोड़ के रखे, रिश्ते नाते तोड़ने वाला ना बने। पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है जी। सेकंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड ऑन मार्च 25 1969 बाय विच मिलिट्री लीडर। पहला मार्शल लॉ इसकंदर मिर्जा ने लगाया था और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को बनाया था। सेकंड मार्शल लॉ जनरल याया खान ने लगाया है और इन द ईयर 1969 लगाया है। थर्ड मार्शल लॉ जनरल जियाउल हक ने लगाया है और इन द ईयर 1977 लगाया है। परवेज मुशर्रफ ने चौथा मार्शल लॉ लगाया है और इन द ईयर 1999 लगाया है। सारी मैंने रिवाइज करा दी है। बहरहाल सेकंड मार्शल लॉ का पूछ रहे हैं तो सेकंड मार्शल लॉ यहाँ पर जनरल याया खान ने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड इंटायरली विद इन और रनिंग थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है, ठीक है। कराक्रम हाईएस्ट भी है पाकिस्तान की माउंटेन रेंज और सबसे लेंथ वाइज भी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। Pakistan's agriculture economy relies heavily on irrigation network fed primarily by which system। इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी लगाना। जो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसका उसका जो इरिगेशन सिस्टम है, जो इरिगेशन नेटवर्क है, वो मेनली डिपेंड करता है जो दरियाए सिंध से का जो इरिगेशन सिस्टम है उसके ऊपर, यानी जो रिवर इंडस है उससे सरेआब किया जाता है, फसलों को पानी लगाया जाता है। और उसके अलावा जो है उसे नहरें निकाली गई हैं, उन नहरों में भी पानी छोड़ा जाता है दरियाए सिंध का। और उससे कहते हैं मेन जो बैकबोन है हमारे इरिगेशन सिस्टम का, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इरिगेशन सिस्टम है उसका, यानी इरिगेशन सिस्टम क्या है, फसलों को पानी लगाने का जो सिस्टम है, वाटर नेटवर्क जो है, ठीक है जी। वो व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान बाय टोटल एरिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो थर डेजर्ट है। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये लास्ट भी मैंने किसी लेक्चर में भी रिसेंटली रिवाइज करवाया आपको और किसी एक मॉक में भी शायद दिया है। तो इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, भारत में भी फैला हुआ है और 200,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल रीजन बनता है अगर पाकिस्तान इंडिया का मिला लिया जाए। हु इज द करंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के करंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसहाक डार है और ये पाकिस्तान के करंटली फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वजीर खारजा भी हैं। आगे चलते हैं। Geographically, Pakistan is generally divided into how many major climatic zones। पाकिस्तान को कितने क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। पाकिस्तान को 4 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया रहता है।
हाईलैंड क्लाइमेटिक जोन, लोलैंड क्लाइमेटिक जोन, कोस्टल या मेरीन क्लाइमेटिक जोन, और एक जो है वो एरिड क्लाइमेटिक जोन या डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन भी कहलाता है वो। ठीक है, तो चार क्लाइमेटिक जोन्स हैं मौसमियाती तौर पे, चार हिस्सों के अंदर, चार क्लाइमेट जोन्स के अंदर मौसमियाती तौर पे यानी पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है। हु वाज द ब्रिटिश वायसरॉय हु ऑफिशियली अनाउंस द पार्टीशन प्लान ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑन जून 3, 1947? वो कौन सा ब्रिटिश वायसरॉय था जिसने पार्टीशन प्लान अनाउंस किया था? पार्टीशन प्लान को 3 जून प्लान भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 जून को अनाउंस किया गया था। 3 जून प्लान भी इसको कहते हैं। तो 3 जून प्लान इसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 जून को अनाउंस किया गया था 1947 में। पार्टीशन प्लान है कि भाई हिंदुस्तान की किस तरीके से पार्टीशन की जाएगी। उसके मुताबिक कहा गया था कि अगस्त 1948 तक हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अगस्त 1947 में ही कर दिया था। तो लॉर्ड माउंट बेटन जो था हिंदुस्तान का लास्ट वॉइस रॉय भी गुजरा है, और इसी ने जो है वो 3 जून प्लान या पार्टीशन प्लान अनाउंस किया था, और ये लास्ट वॉइस रॉय है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हु सर्व्स एज द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आईने पाकिस्तान के तहत जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है सूबाई हुकूमत का, वो कौन होता है? तो सूबाई हुकूमत का जो इलेक्टेड हेड होता है वो एक ही होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड होता है, हेड ऑफ प्रोविंस, वो गवर्नर होता है, और हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, याद रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला होता है। हाउ मैनी रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड फॉर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? आर्टिकल 51 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 10 सीट्स कहता है वो कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीट्स हैं। तो 10 सीट्स जो है वो माइनॉरिटी सीट्स हैं। तो अभी जो 336 सीट्स इस टाइम करंटली नेशनल असेंबली में है, उसमें से 10 सीट्स जो है वो माइनॉरिटी की रिजर्व सीट्स हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान अलोंग द अरेबियन सी? पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है जी सदर्न साइड में। लास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि साउथ में कौन सा सी है? तो सदर्न साइड पे हमारे जो है ना वो सी है, अरेबियन सी है, और 1046 किलोमीटर जो है वो लंबी इसकी की जो है वो कोस्टल लाइन है। आगे चलेंगे, पेशकदमी का दुरुस्त तरीन मतलब क्या है? पेशकदमी का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे की तरफ चलना। नेकी कर दरिया में डाल, इस जरबुल मसल का मतलब बताना है। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब क्या है? नेकी कर कर भूल जाना और लोगों से सिला की तमन्ना ना रखना। ठीक है, नेकी करके भूल जाना चाहिए, ये नहीं कि हम नेकी करके कहेंगे जी मैंने तो सिर्फ नेकी की थी, अगला भी नेकी करे। तो नेकी कर दरिया में डाल का मतलब ये है कि नेकी करने के बाद किसी से कोई उम्मीद या मतलब या सिला नहीं रखना चाहिए। पर खुलूस का मायने क्या है और इसका तरकीब किस्म क्या है? पर खुलूस, ठीक है, पर खुलूस का मतलब होता है कि किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करना, बगैर मतलब के जो है क्या करना, किसी से मोहब्बत रखना। हमें पुरखुलूस होकर अपने वालिदैन से मोहब्बत करनी चाहिए ना, ठीक है, और दूसरों के साथ भी सुलह रहमी पुरखुलूस होके, खुलूस से नीयत से करनी चाहिए कहते हैं। खाकसार का दुरुस्त मुतजाद बताना है। खाकसार, खाकसार का मतलब क्या होता है? आजिज। मुतजाद क्या हो जाएगा इसका? मुतकब्बिर या मगरूर, गरूर करने वाला। मुतजाद बताना है, जरा गौर कीजिएगा। मुतजाद ऑपोजिट पूछ रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है उर्दू के सेक्शन का। सदाकत का मफहूम क्या है? ये तो बहुत आसान है। सदाकत का मफहूम होता है रास्तबाजी या सच्चाई। ठीक है, शजर, जो इसम है शजर, इसकी जमा क्या? शजर कहते हैं दरख्त को। मीनिंग्स में मैंने आपको बताया है ना, शजर कहते हैं दरख्त को। इसका जमा क्या है? अशजार, अशजार। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबास का दुरुस्त मुतरादिफ क्या है? लिबास का मुतरादिफ क्या है? लिबास का मुतरादिफ है पोशाक। कई दफा जो शॉल पहनी होती है, कुछ चादर लपेटी होती है, उसको भी पोशाक कहते हैं। लिबास क्योंकि जिस्म को ढांपता है, पोशाक भी यही काम करती है, तो लिबास को पोशाक कहा जाता है। ये इसका मुतरादिफ है। जहां चाह वहां रा, इसका मतलब क्या है? ये जो ज़रबुल मिसल है, जहां चाह वहां रा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब इंसान
कि नीयत सच्ची हो, अपनी नीयत पक्की कर ले तो अल्लाह ताला रास्ता निकाल देते हैं, रास्ता उसको मिल ही जाता है। ये मेरे सॉफ्टवेयर जो है ना जिसको मैं यूज करता हूँ उसने इसकी अलाइनमेंट सारी खराब कर दी है। सीन से सदा और स्वाद से सदा जो लफ्ज है इनके बीच में क्या फर्क है, याद रखिएगा। सीन से जो सदा लिखा जाता है उसका मतलब होता है हमेशा, और स्वाद से जो सदा लिखा जाता है उसका मतलब होता है आवाज। आब आब होना जो मुहावरा है इसका क्या मतलब है, आब आब होना से क्या मुराद है, आब आब होना से मुराद है इंतहाई शर्मिंदा होना, इंतहाई शर्मिंदा होना। तो ये उर्दू के सेक्शन में थोड़ा सा इशू रहा अलाइनमेंट की वजह से, तो बहरहाल मैंने एक्सप्लेन कर दी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो सेक्शन है जी मैथ्स का। कह रहा है सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को। तो सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसके ऑपोजिट के साथ। तो इसका ऑपोजिट क्या बनता है, इसका ऑपोजिट बनता है √5 माइनस का साइन है तो ऑपोजिट साइन प्लस के साथ हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √5 प्लस √2। नीचे भी यही लिखेंगे क्योंकि मैथ्स का रूल है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से डिवाइड किया जाता है ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाएं एक दूसरे के साथ और कोई एक्स्ट्रा चीज बीच में ना ऐड हो। तो ऊपर आ जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पास पेपर के क्वेश्चन है आज सारे मैथ्स के सेक्शन में। और नीचे आ जाएगा a-b × a + b, वो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो मैथ्स का वन शॉट लेक्चर रिवाइज कर लें, सारे प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स मैथ्स के आ जाएंगे आपको इंशाल्लाह। √2 के साथ इसको कैंसिल करें, इसको इसके साथ कैंसिल करें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। 2ab बी जो है ना यहाँ पर मेरा वो 2 है, फॉर्मूला लगाया है मैंने। तो मैथ्स का वन शॉट लेक्चर टैग कर दूंगा आप लोगों को, उसको लाजमी कवर कीजिएगा। 5 - 2 उसमें सारे प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स हैं, वैल्यूज जस्ट चेंज हो सकती हैं और चेंज होंगी। प्रोसेसेस अगर आप समझ लें तो पेपर बहुत आसान हो जाएगा। तो बहरहाल √5 का स्केयर जो है वो 5 रह जाएगा, √2 का स्केयर 2 रह जाएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2√10। नीचे क्या आ जाएगा 5 2 जा, तो नीचे 5 में से 2, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, 5 में से 2 माइनस हो रहा था ना, ये माइनस का साइन है, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 5 में से 2 चला गया 3, तो 7 + 2√10/3 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। कह रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कहा गया है। इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी है 1/3 ऑफ x माइनस 1/4 अंडर लेस देन इक्वल टू 5। तो पहले क्या करने हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाए ना, तो ये आएगा 1/3 ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 है, 4 5 20, 20 में 1 हो जाएगा ऐड, इधर रह गया 1/3 ऑफ x, इधर क्या रह गया 1/3 ऑफ x रह गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 ऑफ x लेस देन इक्वल टू 21/4। 4 और 21 तो कैंसिल नहीं होते, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3 × 21 करेंगे 63/4। सो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 63/4 आ गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3 + 6x - 3 - 3x + 5 है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, बहुत आसान काम। प्लस किसी भी साइन, किसी के भी साइन को चेंज नहीं करेगा, तो बाहर प्लस है तो ये तो वही रहेगा, 6x प्लस ही रहेगा, -3 का माइनस रहेगा। जब बाहर माइनस हो या माइनस कॉमन लें, सबके साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। सो प्लस माइनस -3x, और ये +5 ही हो जाएगा -5। अच्छा जी, एक्स वाले आपस में ऐड कर लें, 2x और 6x 8x, 8x में से 3x माइनस हो जाएगा, 5x, 5 में से -3 चला गया, +2, +2 में से -5 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। तो ये चॉइसेस जो है ना, ये जरा आप यहाँ पर करेक्ट कर लें, वैसे भी ये +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये -3 रह जाता है, उसको करेक्ट कर लें, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 5x -3 आएगा, -5 नहीं आएगा, ये चॉइस है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। इवेल्युएट करना है फ्रैक्शन, 1/4 -3/4 प्लस 7/4 और 2/4 है, तो ये है जी 1/4, अगला क्या है -3/4, उससे अगला क्या है 7/4। जिनको नहीं भी एलसीएम लेने आता, सबसे आसान काम बताता हूँ। अगर नीचे सबके एलसीएम में
डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर हो तो वही एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर के सारे काम वही होंगे, 1 की जगह पे 1, -3 है तो -3 रहेगा क्योंकि सब के नीचे ही 4 है, ऊपर +7 रहेगा, साथ में रहेगा +2। तो 1 + 2 हो जाते हैं +3 और -3 कैंसिल, पीछे आ जाएगा 7/4। पीछे क्या आ जाएगा 7/4, तो 7/4 आ गया। अगले पे चलते हैं। लोकोमोटिव ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, डिटरमिन द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 150 मिनट्स। अच्छा, ये जब एग्जाम में सवाल आया था तो उसने 150 मिनट्स लिखा था, ये तो मैंने आपको हिंट दिया, हिंट नहीं था वहां पर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोकोमोटिव कहते हैं ट्रेन को, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो चलती है 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2.5 घंटे में। तो S इज इक्वल टू D/T होता है, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो 150 मिनट्स को पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, रीजन क्या है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से डिवाइड करूंगा, 0 0 के साथ कैंसल, 3 2 जा 3 5 जा, 5/2 क्या होता है 2.5 आवर्स होता है, 2.5 आवर्स होता है, तो टाइम हो गया है जी 2.5 घंटे। तो मैंने तो खैर ये ऑलरेडी मेंशन था, ना मेंशन हो तो यूं निकालना है। स्पीड कितनी है 180, यूनिट्स देख लेने हैं सेम होने चाहिए, डिस्टेंस निकालना है 2.5 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आएगा 180 इंटू 2.5, 5 0 5 8 40, 40 का लगा 0, 4 चला गया कैरी, 5 1 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ गया, क्रॉस करेंगे 2 0 0, 2 8 16 का 6, 1 चला गया कैरी, 2 1 2, 2 में हम क्या करेंगे 2 1 2, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और एक जो कैरी आया था 116 का वो आ गया, तो 3 हो जाएगा, ऐड कर लें 0 0 9 और 6 15 हो गया, 15 का 5 1 चला गया कैरी, और क्योंकि राइट साइड पे डिजिटल पॉइंट है, राइट साइड पे डिजिटल पॉइंट आ जाएगा 450.0 आ जाएगा, तो 450 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। तो एक बार फिर कह रहा हूँ, मास्टर क्लास मास्टर क्लास मास्टर क्लास को लाजमी रिवाइज करें, वीकेंड्स को यूटिलाइज करें, मास्टर क्लास को आपने कवर करना है, मौज को कवर करना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर आपका लैड के टेस्ट में इंशाल्लाह आ जाएगा। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह। Like, comment, and subscribe.